Hello dear student, in this video we will discuss friction. Friction can be defined as the force which act between two contact surfaces to oppose their relative motion or tendency of relative motion. Tendency of their relative motion. Relative motion known as friction. Known as friction. तो चलिए इसको समझते हैं। तो फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है। किस चीज़ का अपोज करता है? तो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस का या उसका टेंडेंसी का अपोज करता है। जैसे कि ये एक ब्लॉक है, इसका मास m है और ये किसी टेबल पे या ग्राउंड पे रेस्ट में है, तो दैट मीन इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो there is no tendency of sliding or there is no relative motion between two contact surfaces. That mean what? There will be no friction. तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि ब्लॉक का कोई टेंडेंसी नहीं है स्लाइड करने का, मोशन करने का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, सो देयर विल बी नो फ्रिक्शन. इवन देयर इज नो टेंडेंसी. टेंडेंसी भी नहीं है. टेंडेंसी कैसे आता? अगर ये इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते हैं और ये ब्लॉक मूव नहीं करता इस फोर्स के अंडर में, तो भी इसके पास टेंडेंसी है, तब यहाँ पर फ्रिक्शन लग के इस फोर्स को बैलेंस करेगा. तो यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन जीरो होगा क्योंकि यहाँ टेंडेंसी नहीं है मूव करने का. यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन इसका टेंडेंसी है आगे बढ़ने का. तो इस केस में क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा. और मान लेते हैं फोर्स इतना लगा दिए किसी ऑब्जेक्ट पे जो ये मूव कर रहा है, मूविंग कर रहा है, ठीक है. तो इस केस में भी फ्रिक्शन लगेगा. इस केस में भी फ्रिक्शन लगेगा. तो रिलेटिव मोशन रहेगा तो भी फ्रिक्शन लगेगा, और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन रहेगा तो भी फ्रिक्शन लगेगा. तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन है तो भी एक फ्रिक्शन लगेगा इस रिलेटिव मोशन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ख़त्म तो कर नहीं पा रहा है. तो यहाँ पर कौन लग रहा है? यहाँ पर कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है. और यहाँ पर कौन फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन का आदत है, नेचर है हमेशा टू कॉन्टैक्ट सरफेस को चिपका के रखने का, यानी इसको इधर भागने के लिए नहीं देना चाहता है. ये रिलेटिव मोशन का अप्रोच करता है. वो चाहता है रिलेटिव मोशन दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में नहीं हो. कौन चाहता है? तो फ्रिक्शन चाहता है. चलिए अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ेंगे. मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. वन इज ड्राई फ्रिक्शन and second one is fluid or wet friction. Fluid or wet friction. Wet friction. तो ड्राई फ्रिक्शन कहाँ लगता है? तो ड्राई फ्रिक्शन
acts between two solid contact surfaces, two solid contact surfaces के बीच में लगता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये लगता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स के कोलिजन के कारण ये लगता है। फ्लूइड पार्टिकल्स के ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स के कारण क्या लगता है? फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस। जब किसी बॉल को हम एयर में प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लगता है, उस पर एयर फ्रिक्शन भी लगता है। उसी तरह से जब हम वाटर में किसी चीज़ को रन करवाते हैं तो उस पर वाटर का भी फ्रिक्शन लगता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्लूइड्स पार्टिकल्स। ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तब उस पर कोलिजन होगा पार्टिकल्स का, तो उस केस में जो फ्रिक्शन आएगा उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो दो तरह का मेनली फ्रिक्शन होता है, ड्राई फ्रिक्शन और एक होता है फ्लूइड और वेट फ्रिक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ हम ड्राई फ्रिक्शन को ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन का टेंडेंसी होता है, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में मोशन में रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? टेंडेंसी कम से कम होना चाहिए। अगर टेंडेंसी मोशन करने का नहीं है तो कभी फ्रिक्शन होगा ही नहीं। जैसे कि ये ब्लॉक है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर ये ब्लॉक है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसके पास मोशन नहीं हो, लेकिन इसका टेंडेंसी है आगे बढ़ने का, तब फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि कोई टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन तभी होगा जब उसके पास टेंडेंसी होगा। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन विच एक्ट बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस व्हेन दे हैव टेंडेंसी। इसको दिमाग में रखिए, टेंडेंसी होना चाहिए, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन नॉन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। दैट मीन दे हैव रिलेटिव मोशन, उसके पास में क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहिए? मूव। तब क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, इस मोशन का विरोध करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसके बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन है। दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो इस केस में टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन का, और यहाँ पर इस टेंडेंसी को रोक रहा है कौन? तो स्टैटिक फ्रिक्शन रोक रहा है। तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को कौन रोकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब रिलेटिव मोशन रहता है ऑब्जेक्ट के बीच में, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में, तब कौन फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। चलिए आगे स्टैटिक फ्रिक्शन को क्लियर करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन acts between two contact surfaces when there is tendency of sliding or relative motion between them। तो दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में अगर स्लाइडिंग या रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है तो उस केस में क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन।
इसके और भी पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसका। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा पॉइंट है वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन increases with gradually increase of applied force up to certain limit. That limiting friction is called limiting force of friction. Limiting force of फ्रिक्शन। तो यहाँ पर यह बताया गया है स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स का वैल्यू को बढ़ाते हैं, लेकिन कहाँ तक बढ़ पाएगा? एक लिमिट तक ही। उस लिमिटिंग वैल्यू पर जो फ्रिक्शन होगा दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसको रिप्रेजेंट करते हैं FL से। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को समझते हैं। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का पहला कंसेप्ट है दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद में ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे उसको, ठीक है। एट लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन object is just tends to move or object have impending motion. इम्पेंडिंग मोशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट मूव करने के कगार पे हो, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव होता है। मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के केस में क्या होता है? बॉडी के पास इम्पेंडिंग मोशन होता है, दैट मीन बॉडी इज जस्ट टेंड्स टू मूव होता है, ठीक है। तो इसको चलिए समझते हैं। जैसे कि ये ब्लॉक है जो ग्राउंड पे रेस्ट में है, तो इस केस में फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाइड फोर्स कैपिटल F को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा। कौन सा फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन के स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। अगर मान लें ये F इक्वल टू 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो F इक्वल टू अगर 2 न्यूटन लगा दिए तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है या कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। तो दैट मीन ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा जो इसको रोक रहा होगा, जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो इधर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना न्यूटन का हो जाएगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन का ही लगेगा, तो इसको बैलेंस कर लेगा। अगर हम F को बढ़ा दें
अगर हम F को ग्रेजुअली 1 न्यूटन करके बढ़ा रहे हैं, 3 न्यूटन कर दें, तो इस केस में यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट के पास अभी भी 0 एक्सीलरेशन है तो दैट मीन इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा, तब ना ये रेस्ट में रहेगा। तो दैट मीन यहाँ पर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? इस केस में यहाँ पर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस केस में यहाँ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? तो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी 3 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन हो गया और ये ऑब्जेक्ट के पास कोई मोशन नहीं है। तो आखिर इसको रोक कौन रहा है? तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही रोक रहा है इसको, तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ के 3 न्यूटन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं फिर से 1 न्यूटन फोर्स बढ़ा दिया अप्लाइड फोर्स में, तो 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर 4 न्यूटन का लगा रहे हैं, फिर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। दैट मीन व्हाट? यहाँ पर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी 4 न्यूटन होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट को रोकना है, रेस्ट में रखना है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को भी कितना न्यूटन होना पड़ेगा? 4 न्यूटन। तो ये 4 न्यूटन हो जाएगा। जब हम अप्लाइड फोर्स को 5 न्यूटन कर दिए या 5.3 न्यूटन कर दिए, तो ऑब्जेक्ट जो है ये जस्ट टेंड्स टू मूव, यानी मूव होने के कगार पे आ गया। तो दैट मीन जो यहाँ पर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि उसके बाद ये मोशन में आ रहा है। तो इस यहाँ पर जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इस केस में ऑब्जेक्ट्स जस्ट टेंड्स टू मूव, ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव हो गया। दैट मीन ऑब्जेक्ट मोशन करने के कगार पर है, ऑब्जेक्ट के पास इम्पेंडिंग मोशन है। तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद में टेंड्स टू मूव हो रहा है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। इस केस में इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 5.3 न्यूटन। इसको मैक्सिमम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बाद ये मोशन में आ गया। तो इसी वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू कितना आ गया? 5.3 न्यूटन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए और भी इसके पॉइंट्स हैं, उसको लिखते हैं, इसके बाद इसका एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन depends upon normal reaction and nature of contact surfaces. तो चलिए इसको देखते हैं। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट सरफेस जो है उसका नेचर कैसा है, वो किस मटेरियल का है, कितना रफ है, कितना स्मूथ है, उस पर डिपेंड करेगा। क्या चीज़? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, एफ लिमिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर जब इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल सिंबल को, तो एफ लिमिटिंग हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, जहाँ पर म्यू एस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। चलिए ब्लॉक लेके समझाते हैं इसको, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। जैसे कि ये कोई ब्लॉक है,
तो इसका मास m है, तो यहाँ पर F लिमिटिंग कितना होगा म्यू एस इंटू एन। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, तो इसके वेट के इक्वल टू हो जाएगा mg। तो नॉर्मल फोर्स ये n हो गया, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या आ जाएगा एफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा n माइनस mg। और इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे तो कोई मोशन नहीं है, दैट मीन इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल वर्टिकल फोर्स का वेक्टर सम क्या हो गया 0। तो n इक्वल टू क्या हो गया mg। तो यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया म्यू एस इंटू एन इक्वल टू म्यू एस इंटू mg। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। अगर ये इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक रहता तब कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इस पे फोर्स लगा देंगे F, तो इस F का कितना वैल्यू तक हम लगा सकते हैं जो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आए, मैक्सिमम कितना लिमिट तक लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तक इसको रोक सकता है, जिसका वैल्यू म्यू एस इंटू। इस वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू अप्लाइड फोर्स को लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, एक्सीलरेशन में आ जाएगा। अगर इंक्लाइन प्लेन पे देखें लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। अगर ये इंक्लाइन प्लेन रहता, ये थीटा एंगल है और यहाँ पर ये मास m है, तो यहाँ पर फोर्स नहीं भी देंगे तो भी इसके पास में स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट रहेगा। क्यों जनरेट रहेगा, क्योंकि इसका वेट जो है mg है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग में एक कंपोनेंट होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो इस वेट का एक कंपोनेंट इसमें आ जाएगा mg cos थीटा और इस वाले में आ जाएगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा को बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा, और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड टू मूव है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एफ एस जो है मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेगा, जिसको बोलेंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अगर एफ एस की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। अगर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव रहेगा, तो उस केस में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो इस केस में हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। तब इसका वैल्यू mg sin थीटा के बराबर नहीं होगा, तब कितना होगा, तब हो जाएगा। यहाँ पर ये समझ में आया कि नहीं, एफ एस इक्वल टू mg sin थीटा क्यों लगते, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना फोर्स mg sin थीटा लगा रहा है उतना फ्रिक्शन लगा के इसको रोक रहा है, तब नहीं रेस्ट में है। लेकिन जब बॉडी जस्ट टेंड टू मूव, अगर एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो mg sin थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो एक हद तक जाके उसके बाद ये स्लाइडिंग के केस में आ जाएगा, तब क्या होगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लिखेंगे क्या, म्यू एस इंटू एन। तो एन हमको किसके इक्वल टू देगा, mg cos थीटा के इक्वल टू देगा। तो इस केस में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लिखेंगे म्यू एस इंटू mg cos थीटा। और जनरली स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, mg sin थीटा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू एस mg cos थीटा, ठीक है। तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हम करते हैं क्या, उसमें s के बदले पर k लेते हैं और इसके बाद इसको लिखते हैं म्यू एस इंटू एन। और स्टैटिक फ्रिक्शन दैट मीन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल टू ही होता है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाता है, तो उस केस में क्या लेंगे, यहाँ पर k लेना पड़ेगा, म्यू के इंटू एन, यहाँ पर लेंगे म्यू एस इंटू एन। तो जनरली ये देखा गया है, जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट मीन
म्यू एस इंटू एन जो होगा वही होगा ग्रेटर देन म्यू के इंटू एन। अगर ये ब्लॉक है तो दोनों के लिए नॉर्मल फोर्स तो सेम होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो, दोनों के लिए क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा, नॉर्मल फोर्स सेम होगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक ग्राफ देखते हैं जो फोर्स अप्लाइड और फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल एक्सिस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ले रहे हैं और यहाँ पर हम अप्लाइड फोर्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता रहेगा, तब क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा, क्योंकि जितना हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उसको रोक लेगा कौन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कब तक, एक लिमिट तक। उस लिमिट के बाद में, मैक्सिमम लिमिट के बाद में, ये मैक्सिमम लिमिट हो गया यहाँ पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा तो ये मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा। इस मैक्सिमम लिमिट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके बाद इसका वैल्यू थोड़ा सा फ्रिक्शन का घट जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट द मोशन। यहाँ से यहाँ तक में मोशन में चलना शुरू किया तो ये काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फोर्स में गैप आ गया। काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेसर देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, स्लाइटली लेसर देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हो गया एफ काइनेटिक। ठीक है, तो एफ लिमिटिंग इज स्लाइटली ग्रेटर देन एफ काइनेटिक। ठीक है, उसका यहाँ से यहाँ तक में क्या, ऑब्जेक्ट मोशन में है और यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन क्या, कांस्टेंट है। देख लीजिए ये इतना ही वैल्यू है, यहाँ पर भी इतना वैल्यू, यहाँ पर भी इतना वैल्यू। और मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ से यहाँ तक में क्या है, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको मोशन में आने से पहले क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कवर करना पड़ेगा। उसके बाद उसका फ्रिक्शन स्लाइटली कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसको बोलते हैं काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट सरफेस, एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे किसी बॉक्स को हम ऐसे करके रख दें या ऐसे करके रख दें, दोनों, सॉरी ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इतना बड़ा ही बॉक्स को हम ऐसे करके रख दें तो आपसे पूछते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है कि यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है। ये केस ए है और ये केस बी है, सेम बॉक्स है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है तो आपके हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए, यहाँ पर कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो म्यू एस इंटू एम जी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एम जी इधर लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टोटल मास तो सेंटर पे है तो यहाँ पर कितना लगाएगा, एम जी, तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो दोनों केस में तो म्यू नॉर्मल फोर्स का वैल्यू एम जी है तो F1 भी तो आपको क्या होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा F1 इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, और इसके लिए भी म्यू एस इंटू एम जी हो गया। तो सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर ऑफ सरफेस जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देता है, और नॉर्मल फोर्स पे करता है, ना कि एरिया ऑफ कांटेक्ट। दोनों केस में क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है और यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दोनों केस में सेम आ रहा है, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, नॉर्मल फोर्स और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है।
दैट्स वाई फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया छोटा कॉन्टैक्ट में रहे या बड़ा रहे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही होगा। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन का कॉज क्या है? फ्रिक्शन तो समझ गए, लेकिन फ्रिक्शन होता क्यों है दो सरफेसेस के बीच में? तो पहला कॉज जो है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स किसके बीच में होता है? सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। और एडहेसिव फोर्स क्या बोलते हैं? दो अलग अलग काइंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे कि वुड को हम अगर ग्राउंड पे करेंगे तो वहाँ पर कौन फोर्स लगता होगा? एडहेसिव फोर्स। लेकिन ग्लास पे ग्लास को रख के करेंगे तब जो फ्रिक्शन लगेगा किसके कारण लगेगा? कोहेशन के बीच में, कोहेशन के कारण, क्योंकि ग्लास के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, जबकि ग्लास क्या है? स्मूथ है, तो फिर भी फ्रिक्शन कम होना चाहिए ना, तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर मोलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है? कोहेशन फोर्स के कारण होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है कोहेशन के कारण होगा। और व्हीकल और रोड के बीच में एडहेसिव फोर्स लगेगा, इरेगुलरिटी लगेगा। इरेगुलरिटी मीन्स उसके बीच में रफनेस के कारण, ठीक है, टायर को उसके बीच में क्या बम बनाते हैं? स्पाइक बना देते हैं, ठीक है। और दूसरा, तो पहला लिखते हैं ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन, दोनों हो सकता है एक साथ। कोहेशन एडहेशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेशन और एडहेशन फोर्स के कारण में फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है। दूसरा कॉज जो है, इसका कॉज है रफनेस और इरेगुलरिटी, रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, रफनेस ऑफ टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, रफनेस ऑफ टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। और तीसरा होता है डिफॉर्मेशन। तीनों को अलग अलग करके समझ लेते हैं। डिफॉर्मेशन, तो ये तीन कॉजेज हैं फ्रिक्शन का, ठीक है। तो कोहेशन किसके बीच में होता है? सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। और एडहेशन क्या होता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। कोहेशन के कारण ग्लास के बीच में फ्रिक्शन होता है। एडहेशन के कारण वुड और ग्राउंड के बीच में, ठीक है। एडहेशन मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कि वाटर का बबल जो होता है या ग्लास में चिपक जाता है, वाटर ड्रॉपलेट, वो नीचे की तरफ नहीं गिरता है ड्यू टू एडहेशन फोर्स। वहाँ पर भी एडहेसिव फ्रिक्शन लगता है, एडहेशन के कारण फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो रफनेस के कारण भी फ्रिक्शन होता है, क्योंकि कोई भी सरफेसेस जो है वो कम्प्लीटली प्लेन या स्मूथ नहीं है, वहाँ पर उसमें रफनेस होता है। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो उसके बीच में जिग जैग जैसा इरेगुलरिटी रहता है। चलिए देखते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि ये कोई ब्लॉक है, तो ये तो लग रहा है स्मूथ, लेकिन इसके बीच में रफ सरफेसेस है। ब्लॉक के ऊपर में भी कुछ रफ सरफेसेस होगा, ऐसे ऐसे, जो दिखाई नहीं देगा सिंपली नेकेड आई से। यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर कांटेक्ट है, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो इसके बीच में इंटरलॉक रहेगा, ये इसमें फंसा रहेगा, तब इसको तोड़ने के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए इधर से हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स किसके कारण लगा है? तो इस फ्रिक्शन के कारण लगा। तो इस तरह से ढेर सारा फोर्सेस लगा रहता है, इंटरलॉक किया रहता है। तो ये रफनेस के कारण हम बता रहे हैं, ठीक है। रफनेस के कारण कैसे फ्रिक्शन होता है। तो
अगर मान लेते हैं ये कुछ सरफेसेस ऐसा है ऊपर वाला का और नीचे वाला का ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ कांटेक्ट हो सकता है, किसी का कांटेक्ट यहाँ हो सकता है, तो नॉर्मल फोर्सेस ऐसे हो सकता है, ये नॉर्मल फोर्स है, ये क्या है, ये ऐसे नॉर्मल फोर्स हो सकता है। तो इस तरह से ढेर सारे नॉर्मल फोर्सेस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, ये नॉर्मल फोर्स इस तरह से, इसका भी होगा एक कंपोनेंट इधर होगा, थोड़ा सा कलर चेंज करके समझाते हैं। तो इसका कंपोनेंट इधर होगा, इसका कंपोनेंट इधर होगा, इसका कंपोनेंट इधर होगा, इसका कंपोनेंट ऐसे होगा। तो वेक्टर्स हम जब करते हैं तो एक फोर्स इधर आता है हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो वो फ्रिक्शन का वैल्यू देता है और ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू देता है। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ देगा और ये स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जब दोनों का फोर्स का सम करेंगे तो ये कांटेक्ट फोर्स देगा, दिस इज कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स किसका रिजल्टेंट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का। दूसरे वर्ड्स में आपसे पूछेगा व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स देगा, ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट अगर फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा तो ये एंगल जो है कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगाने लगेगा कांटेक्ट फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स देता है फ्रिक्शन। तो जब हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स को मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, तो दैट मीन कांटेक्ट फोर्स के बीच में एंगल जो होगा ये छोटा होता जाएगा। और ये एंगल कब तक छोटा होता रहेगा, जब तक कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बन जाए। उसके बाद मोशन में आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है। उसके बाद ये कांटेक्ट फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। कांटेक्ट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है, किसका किसका रिजल्टेंट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स वेक्टर का और फ्रिक्शन फोर्स वेक्टर का। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर अब प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, ठीक है। तो रफनेस के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन सिर्फ रफनेस के कारण नहीं होता है, कोहेशन एडहेशन के कारण भी होता है। और एक था हमको जो पढ़ना था वो था डिफॉर्मेशन के कारण फ्रिक्शन कैसे होता है, उसको भी पढ़ना था। चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जैक फ्रूट है और ये आपका नाइफ है, ठीक है। तो नाइफ को इसमें या नील को इसमें डालते हैं, मतलब अंदर की तरफ पेनिट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मोलिक्यूल्स के बीच में डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मोलिक्यूल पे फोर्स किधर लगता है, इस पे इधर लगता है, और नाइफ पर किधर लगेगा फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो नाइफ इस पे आगे की तरफ फोर्स दे रहा है तो रिएक्शन फोर्स इस पे पीछे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोलिक्यूल्स का डिफॉर्मेशन हुआ। तो इसी तरह से ढेर सारे मोलिक्यूल्स नाइफ पर किधर फोर्स लगाएगा, रिजल्टेंट फोर्स नाइफ पर कैसे किधर लगाएगा, पीछे की तरफ लगाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या, फ्रिक्शन। और डिफॉर्मेशन किसका हुआ, इस जैक फ्रूट का, कटहल का क्या, पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स का, ठीक है। तो ये चाकू अंदर की तरफ जाएगा, ये नाइफ जो है इसके अंदर में घुसेगा, तो इस पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा इसके पार्टिकल्स में। तो पार्टिकल पे फोर्स उधर लगेगा और रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा, नाइफ पर, पीछे की तरफ। इसीलिए फ्रिक्शन महसूस होता है किस में, नाइफ में। तो डिफॉर्मेशन के कारण भी फ्रिक्शन है। तो हम यहाँ पर जान चुके हैं फ्रिक्शन किसके कारण होता है, कोहेशन एडहेशन के कारण। दूसरा किसके कारण होता है, रफनेस के कारण। तीसरा किसके कारण, तो डिफॉर्मेशन के कारण। तो फ्रिक्शन के 3 कॉजेज है, कोहेशन, एडहेशन, उसके बाद रफनेस और डिफॉर्मेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये सरफेसेस है, जब हम अप्लाइड फोर्स को मैक्सिमम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कर लेता है, ठीक है। तो इस केस में ये नॉर्मल फोर्स तो फिक्स रहेगा,
इस पर अप्लाइड फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्लाइड फोर्स का इफेक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे पड़ेगा और यहाँ पर एक स्थिति में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा करवा देगा बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में करवा देगा। ठीक है, तो अब जो है ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कर लिया और ये नॉर्मल फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट को बोलते हैं क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan phi का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan phi हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ये फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल टू है, तो यहाँ पर हो जाएगा F लिमिटिंग डिवाइडेड बाय बेस, तो बेस तो हो गया नॉर्मल फोर्स, तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी और ये हो जाएगा एन नॉर्मल फोर्स। तो इस ब्लॉक का भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स एम जी के इक्वल देगा, तो नॉर्मल फोर्स भी क्या हो जाएगा एम जी, तो दिस विल बी कैंसिल आउट। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को जानकर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस को निकाल सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। ठीक है, अब चलते हैं एंगल ऑफ रिपोज को समझते हैं। एंगल ऑफ रिपोज कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम inclination of a inclined plane at which object placed on it have impending motion। दैट मीन मोशन तो नहीं है लेकिन मोशन होने के कगार पर है, impending motion। That angle is known as, that angle of inclination is called angle of repose। उसको क्या बोलते हैं, angle of repose कहते हैं। The maximum inclination of inclined plane at which an object placed have impending motion, that angle of inclination is called angle of repose। जैसे कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस पे कोई ब्लॉक को रख देंगे और इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो ये है थीटा, इसको बढ़ाते जाएंगे, इसको यहाँ पर कर दिए, इतना बढ़ा दिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको बढ़ाएंगे, तो एक ऐसा स्थिति आएगा जो ब्लॉक जो है मोशन में तो नहीं रहेगा लेकिन मोशन होने का या मतलब ऑब्जेक्ट जो है जस्ट टेंस टू मूव रहेगा, यानी मोशन करने की स्थिति में आ जाएगा। तब जो ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो लैम्डा के इक्वल टू आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलेंगे, मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ अ इंक्लाइंड प्लेन आफ्टर विच बॉडी हैव इम्पेंडिंग मोशन। बॉडी जो है मोशन होने के कगार पे आ जाएगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। चलिए अब इसका एक्सप्रेशन अगर हम करें तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। जैसे कि ये ब्लॉक है तो हमने मतलब इस इंक्लाइन प्लेन को इंक्रीज करते करते एक ऐसा एंगल बना दिया जिस पे ये बॉडी इम्पेंडिंग मोशन में आ गया, बॉडी के पास मोशन होने के कगार पे आ गया। तो ठीक है, तो इस केस में ये फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा इस केस में, क्योंकि बॉडी के पास इम्पेंडिंग मोशन है। अगर स्टैटिक फोर्स के फ्रिक्शन को बोलें
तो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एम जी साइन थीटा से एफ एल तक जाएगा उसका रेंज। ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा इस वेट का कंपोनेंट, ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा। तो नॉर्मल फोर्स तो यही दे देगा हमको, और ये ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, इसको ड्राइव करेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ये एम जी का ये कंपोनेंट, और ये नॉर्मल फोर्स देगा। तो अब जो है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे, एफ लिमिटिंग को लिखेंगे, या एफ लिमिटिंग क्योंकि मोशन में तो नहीं है, मोशन होने के कगार पे है, तो रेस्ट इम्पेंडिंग मोशन में है, तो दैट मीन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा थोड़ा देर के लिए, नेट फोर्स इस पे 0 होगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं लिमिटिंग फोर्स का वैल्यू जो होगा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करते हैं। तो पीछे वाले स्लाइड से हमको मिला था एफ एल इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और हम जानते हैं एफ एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, इसको लिखेंगे एम जी साइन थीटा, और इस केस में नॉर्मल फोर्स का वैल्यू है म्यू एस, एन का वैल्यू है एम जी कोस थीटा। ठीक है, अगर हम एम जी को कैंसिल आउट कर देते हैं और कोस थीटा को उधर भेज देते हैं, तो म्यू एस इक्वल टू हो गया टेन थीटा, और ये थीटा जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, जिस पर ये एफ लिमिटिंग और एम जी साइन थीटा इक्वल है, तो इसको हम लेमडा लिख दिए। तो यहाँ पर लेमडा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस, जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर ही है। तो लेमडा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों क्या हो जाता है, इक्वल वैल्यू हो जाता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता है तो आप एंगल ऑफ रिपोज भी निकाल सकते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शन पे। एक ब्लॉक है जिसका मास 8 kg है। ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है 30 डिग्री एंगल पे, 100 न्यूटन ऑफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपको 0.3 है, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। तो यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए क्या बोलते हैं, एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन बोलते थे, म्यू एस इंटू एन। तो एन का वैल्यू क्या होगा, 80 न्यूटन होगा या ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 80 न्यूटन से ज़्यादा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये तो हो गया एम जी, तो दैट मीन 80 न्यूटन नीचे 80 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लगेगा 100 साइन 30, जो इस नॉर्मल रिएक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन ये ब्लॉक जो है ग्राउंड को सिर्फ थोड़ा कम फोर्स से पुश करेगा। कितना कम फोर्स से, तो इसका वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या हम ऐसे निकाल सकते हैं टोटल वर्टिकल फोर्सेस 0, तो नॉर्मल फोर्स तो ऊपर लगेगा n। ठीक है, तो n और ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 100 का आधा 50 हो गया, इक्वल टू कितना किसको बैलेंस करेगा, तो ये 80 न्यूटन को करेगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन हो गया n का वैल्यू। तो अब जो नॉर्मल फोर्स हमारा निकल चुका है, तो एफ लिमिटिंग को हम निकाल सकते हैं। एफ लिमिटिंग को लिखेंगे म्यू एस इंटू एन, म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.3 गुना ये 30, दैट मीन 9 न्यूटन का ही फ्रिक्शन लगेगा। तो क्या ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। पर चेक कर लेते, ये कंपोनेंट जो ड्राइव करेगा, ये तो सिर्फ ये वर्टिकल वाला तो कोई मोशन नहीं हुआ, क्योंकि ग्राउंड और नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर लिया एक दूसरे को, लेकिन ये फोर्स तो ये कंपोनेंट 100 न्यूटन का इसको खींचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 100 cos 30
cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो दैट मीन हो गया 50√3, तो 50√3 तो 85 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा करीब करीब, ये 100 cos 30, ठीक है। तो 85 न्यूटन और यहाँ पर 9 न्यूटन, तो मोशन में होगा ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन होगा। अगर इस एक्सेलरेशन को निकालना है तो एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करने का, क्योंकि मोशन में आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बाद थोड़ा सा कम फ्रिक्शन होगा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन को निकाल लेंगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.25 और नॉर्मल फोर्स कितना है, नॉर्मल फोर्स कितना का था 30 न्यूटन का था, ठीक। तो नॉर्मल फोर्स कितना का था 30 था, 50 नहीं था, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। 9 न्यूटन स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, यहाँ पर काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7.5 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन कैसे होगा ब्लॉक का, इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक्सीलरेटिंग है, और इधर इसको 85 न्यूटन से वो F cos थीटा ये वाला इसको खींच रहा है 100, तो 85 माइनस ये F के हो जाएगा, तो 85, तो यहाँ पर A बराबर होगा 85 माइनस एफ के, और इसका मास 8 kg था, तो कितना हो जाएगा 85 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 8, तो यही हो जाएगा इसका एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा।